हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक। और आज की इस क्लास में हम लोग प्रस्तावना और उच्चतम न्यायालय, ये जो दो टॉपिक हैं, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पर लिमिटेड होंगे, लेकिन आपको फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। देखिए, ये पॉलिटी की दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने प्रस्तावना को डीपली जो है डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रस्तावना यानी उद्देशिका है, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल सकते थे मैंने उस वीडियो में कवर करवाया था। तो उससे रिलेटेड आज जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, एक मिनट, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो इसमें बोला है भारतीय संविधान की उद्देशिका। देखिए, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, है ना, प्रस्तावना भी बोलते हैं इसको। संशोधन किया गया था, कौन सा नंबर का संशोधन था? 18वां, 24वां, 42वां या 44वां? मैंने इसमें बताया था आप लोगों को कि जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। टोटल एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1976। ठीक है, 1976 में। नंबर कौन सा था? तो ये 42वां संशोधन था। इसको मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है। उससे पहले भी जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं एमसीक्यूज जीएस में, उसमें भी जब जब आया मैंने डिस्कस किया डीपली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। टाइम याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 1946। ठीक है, और इसमें मैंने बताया था आपको 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। वो कौन कौन से थे? तो पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, और थर्ड है जो वो है अखंडता। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे भारत संविधान की उद्देशिका में। मैंने कई सारे वाद को डिस्कस किया था। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, डीपली किया है। आप लोग नोट बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। ठीक है, समाजवादी तो कौन सा? मैंने बताया 3 शब्द समाजवादी जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिस्कस किया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, ऑप्शन पहले में दिख रहा है, 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए, अभी जो है कराने पर ये इजी लग रहा है कि हाँ 42वां है। जब आप और सारे संशोधन को याद करोगे ना, तो इसमें क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है कि कौन सा था, 42वां था या 44वां था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि समाजवादी शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। देखिए, संविधान की आत्मा कहलाता है, किसे कहते हैं? देखिए, इसमें सिर्फ अगर ऐसे आएगा क्वेश्चन, सिर्फ जो एज इट इज जो ये लिखा है ना, ऐसे पूछा जाता है, तो आप इसमें लगा के आइएगा उद्देशिका यानी प्रस्तावना या प्रियम्बल। ठीक है, बट अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, यहाँ पे कह दे कि अंबेडकर के अनुसार या अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, या भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा बोला है, तब उसमें उद्देश्य का आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपको मालूम है उसमें उन्होंने बोला है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने क्या बोला है? अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, अगर अंबेडकर जी का नाम ना हो तो आप किसके साथ जाएंगे? उद्देशिका के साथ। अगर अंबेडकर जी को इंक्लूड किया है क्वेश्चन में, तो आप जाएंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, इससे रिलेटेड एक और है, मैंने बताया था के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी के अनुसार क्या था, उन्होंने क्या बोला था? मैंने बताया था, कुंडली याद कर लीजिएगा, एक मुंशी के थ्रू कुंडली बनवाई है ना। तो उन्होंने क्या बोला था? जनपत्री बोला, जनपत्री या कुंडली बोला। ठीक है, इसी के साथ एक और वर्ड जुड़ सकता है, राजनीतिक।
राजनीतिक जनपत्री या राजनीतिक कुंडली किसने बोला है? के.एम. मुंशी ने। किसको बोला है? भारतीय संविधान की उद्देशिका को। ठीक है, यहां से क्वेश्चन हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट नाम है सुभाष कश्यप के नाम से, मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे मेंस लिख रहे हो ना किसी में, और आपको अगर संविधान से रिलेटेड कुछ बोलना है ना, कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखना है, तो आप लिख सकते हो। सुभाष कश्यप जी ने क्या बोला था? यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है ना, और अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। लास्ट क्लास में मैंने पॉलिटी का इसको डिस्कस किया था डीपली, आप चेक कर लीजिएगा। तो सुभाष कश्यप जी ने ये बोला था, मतलब उन्होंने उद्देशिका को बेस बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। किसमें की गई है ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं है। और इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों को। जब आप डीपली पढ़ोगे तो आपको पता है कि जो भी आदर्श या उद्देश्यों की बात की गई है ना, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किसमें किया गया है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है, तो आप इसको डीपली, मैं इसमें एक क्लास बनाऊंगा, मतलब एक वीडियो लेके आऊंगा, आपको पता चल जाएगा उसमें। ठीक है, देखिए क्या है, संविधान का मुख्य उद्देश्य है क्या? तो जो भारतीय जनता है उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय हो जाएगा, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार जो है देना। ठीक है, आपको मालूम है ये सब किसके अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये सब आता है। इसके अंदर कौन से भाग हैं इसको नोट कर लीजिएगा, वो रट लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। किस देश के संविधान से प्रेरित है, किस देश के संविधान से उठाया गया है, ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो मैंने बताया था 3 टाइप के न्याय जो प्रदान करता है भारतीय संविधान, उसके बारे में है प्रस्तावना, है ना। वो कौन कौन सा था? वो था आपका एक सामाजिक न्याय, दूसरा था आर्थिक, और थर्ड था आपका राजनीतिक। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में मिलेगा? धार्मिक नहीं था, बिल्कुल नहीं था। यहाँ सांस्कृतिक का भी कोई उल्लेख नहीं है, सांस्कृतिक नहीं है। हाँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, और ये न्याय है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद, एक मिनट, हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? देखिए जो कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट मेनली, वो इसमें बोला गया संविधान के किस अनुच्छेद में वो जांच नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, है ना। इसके बारे में ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 122। ठीक, एक मिनट, हाँ, आर्टिकल है 122। ठीक, तो आर्टिकल 122 में क्या डिस्कस किया गया कि संविधान का आर्टिकल जो 122 है, उस संविधान के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। ठीक, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको। इससे इंपॉर्टेंट जो आपको एक और फैक्ट की बात बता दें, इसके आसपास एक आता है आर्टिकल 124, उसमें क्या किया गया है? देखिए उसमें उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है, स्थापना या गठन की बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 122 मतलब इसमें न्यायालय क्या कर सकता है? संसद की कोई भी कार्रवाई की जांच नहीं कर सकता। ठीक है, और आर्टिकल 124 क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। ठीक, एक सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू की शक्ति होती है, पुनरावलोकन की शक्ति होती है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आएगा आर्टिकल 137 के अंतर्गत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू की शक्ति प्रदान की गई है, ये आ जाएगा। ठीक है, एक और आता है आर्टिकल 143, ये इंपॉर्टेंट है।
ये राष्ट्रपति, देखिए ऐसे याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति प्लस सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति है राष्ट्रपति को। ठीक है, ये आर्टिकल कौन किसके अंतर्गत है? 143 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कैसे? टोटल नंबर ऑफ, यहां पर न्यायाधीशों की बात हो रही है। ठीक, इसमें पहले से इंक्लूड है एक मुख्य न्यायाधीश, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। और कितने जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन की बात बता रहा हूं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इनको टोटल आप समअप करोगे तो कितना आएगा? 34। टोटल नंबर ऑफ जो न्यायाधीशों की संख्या है 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, ये हो गया इसका। इससे पहले देखिए जब बात होती है, पहले कितना था? पहले देखिए 25 था स्टार्टिंग में। ठीक है, 30 कब किया गया था? तो आपको पता है 2008 का एक अधिनियम लेके आया गया था, जिसके अंतर्गत जो है टोटल नंबर ऑफ न्यायाधीशों की संख्या को कितना बता दिया गया था? 30 कर दिया गया था। ठीक है, और रिसेंटली जो 34 हुआ है ना, ये 2019 में हुआ है। ठीक, जो एक आया था आपका उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम, उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ जो न्यायाधीश जो 34 है ना, ये किस संशोधन के थ्रू हुआ था? तो उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत हुआ था। और उससे पहले 2019 से पहले क्या हुआ था? 34 टोटल माने जाते थे कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 29 अन्य न्यायाधीश होगा। रट लीजिएगा कितने हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 34 कुल मिलाकर न्यायाधीशों की संख्या है। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए कार्यवाहक शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? इसका देखिए मतलब है कि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अपने पद पर नहीं है। ठीक है, तो उसकी नियुक्ति करेगा कौन? जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इसका ये अधिकार मिला है राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अनुसार? तो आर्टिकल 126 के अनुसार। और 124 मैंने क्या बताया था? सुप्रीम कोर्ट का गठन और स्थापना से संबंधित है। ठीक है, और 126 क्या है? राष्ट्रपति एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक, प्रेजेंट टाइम में अगर मुख्य न्यायाधीश है कौन? देखिए मीडिया में आजकल खबर है, बहुत ही खबर में रहते हैं, DY चंद्रचूड़ जी का। ठीक है, DY चंद्रचूड़, इनका जो कार्यकाल है ये दिसंबर 2024 तक रहेगा। ठीक है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टेप्स लिए हैं, अगेंस्ट लिए हैं गवर्नमेंट के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, सॉरी राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। देखिए जब सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है तो ऑप्शन में भी यही होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके परामर्श के साथ जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, जो न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कर सकता है। तो यहां से आपको यह भी पता चल जाएगा, एक मिनट, हाँ यहां से आपको यह भी पता चल जाएगा कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, साथ में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और ये परामर्श की बात है, ये कुछ आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, तो 124 सेकंड इसमें डिस्कस किया गया है आर्टिकल। ठीक है, 124 के सेकंड खंड में। चलिए अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता देता हूं इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है क्या, देखिए आर्टिकल 124 में गठन और स्थापना के बारे में डिस्कस किया गया, किसकी? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक, अगर पदावधि के बारे में बात करते हैं, पहले बात तो देखिए न्यूनतम आयु कोई नहीं होती न्यायाधीश बनने की, न्यूनतम आयु
अभी तक कोई डिसाइड नहीं है। रिटायरमेंट की क्या है, 65 है, ठीक है। न्यूनतम आयु कोई भी नहीं है। स्टेटमेंट पूछा जाता है कि मिनिमम एज क्या है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने की, तो कोई भी मिनिमम एज नहीं है, ठीक। नियुक्तिकर्ता कौन है मुख्य न्यायाधीश की, अभी मैंने बता दिया। या अन्य न्यायाधीशों की कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ये आ जाएगा। नियुक्ति कर रहा है तो शपथ कौन दिलाएगा, शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाएगा, ठीक है। अब एक आता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, और बाकी देखिए क्वालिफिकेशन में वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब सबके लिए कॉमन है, तो इससे क्वेश्चन बनते भी नहीं है। चलिए वेतन की अगर बात करते हैं तो जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन होता है 2.8 लाख पर मंथ, यानी 2.8 लाख पर मंथ आता है मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है। अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है वो है 2.5 लाख पर मंथ, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और आता है, क्या ये जो मुख्य न्यायाधीश है, एक मिनट, मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है, इन पे महाभियोग लगाया जा सकता है क्या, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, तो बिल्कुल नहीं। संविधान में महाभियोग का कोई भी वर्णन नहीं है, न्यायाधीशों के रेफरेंस में कोई भी वर्णन नहीं है, तो नहीं लगाया जा सकता। यानी पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाने का कोई भी प्रावधान नहीं है, किसमें, सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मैंने बता ही दिया कितने न्यायाधीश होते हैं, कुल तो 34 होते हैं, जिसमें 1+33 का रेशियो होता है। एक होता है मुख्य न्यायाधीश, 33 होता है अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीएस का डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को जैसे प्रीवियस ईयर वीडियोस में ला रहे थे और पॉलिटी की अल्टरनेट टर्म में लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।